हेलो दोस्तों, आज हम इसमें 15 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और 1 से 105 तक के बारे में बात करेंगे जो इसमें से जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम इसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो आप मेरा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान संशोधन के बारे में संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 और भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन। इसमें नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन, संविधान में नागरिकता संबंधी क्षेत्र। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। और तीसरा है हमारा संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तीसरा के तहत इसमें है संघ और राज्यों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपबंध, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायालय संबंधी उपबंध, संसद के विभिन्न राज्यों और प्रतिनिधित्व से संबंधी विषय, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन। तो ये तीसरा आधे से अधिक राज्यों वाला से ही संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं पहला संविधान संशोधन हमारा क्या है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संशोधन में 2 टर्म आएगा यहाँ से वहाँ तक में। एक पहला है विधेयक या बिल और दूसरा अधिनियम। तो विधेयक या बिल क्या होता है? जब संसद या विधानसभा में किसी सदस्यों के द्वारा कोई विधेयक या बिल लाया जाता है तो उसे प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। और जब वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाता है तो उसे अधिनियम का दर्जा दे दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं मेरा पहला संविधान संशोधन। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। और जो 9वीं अनुसूची में स्थान दिया जाता है जिस भी कानून को, उसका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय नहीं करती है। दूसरा है हमारा 7वां संशोधन 1956। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। इनके स्थान पर 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे और इनके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर थे। इसके तहत बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। चलिए देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा वहाँ राष्ट्र की अखंडता होगा, राष्ट्र की अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक नए भाग 4 का क नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। इसके द्वारा वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। ये पहले राज्य सूची में था, वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इसको समवर्ती सूची में कर दिया 42वां के तहत। इसी के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। चलिए देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। जो 42वां में 5 से 6 किया गया था, 44वां में उसको 6 से 5 कर दिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। चलिए देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। संसद द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल को संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। अगला है मेरा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। अगला है हमारा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित बनाया गया था। इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 10% मंत्री होते हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, कुल विधानसभा सदस्यों का। नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। ये पंचायती राज से संबंधित है। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। आर्टिकल 243 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है और पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। इसके तहत नगर पालिकाओं के लिए काम किया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची और भाग 9 का क जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किया गया है। इसके लिए आर्टिकल 243 का तो के अंतर्गत रखा गया है नगर पालिकाओं को। नेक्स्ट है हमारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा के क्षेत्र में है। ये अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य के 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उसका 15% ही मंत्री बनते हैं। यह विधानसभा में भी लागू होता है 15%, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में सिर्फ 10% ही मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। लगभग मुख्यमंत्री सहित 7 होता है वहाँ पर। और ये 15% लोकसभा, संसद और विधानसभाओं में लागू रहता है 15%, और सिर्फ दिल्ली में 10%।
नेक्स्ट है हमारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। ये संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस NJAC की स्थापना की गई है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यह एकमात्र ऐसा अधिनियम था जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था 2014 में। नेक्स्ट है हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसके बाद जितने भी संविधान संशोधन आगे आएंगे सारा अति महत्वपूर्ण है 100 के बाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, इसमें भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया था। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई थी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बांग्लादेश और भारत भू हस्तांतरण से संबंधित है। अब है हमारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। ये अति महत्वपूर्ण है। ये वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई थी। ये GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाता है। भारत में GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। GST के 5 दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST लागू करने वाला भारत 161वां देश है। विश्व में GST लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस था 1954 में। GST काउंसिल में सदस्यों की संख्या 33 होती है और GST अगर रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें 15 संख्या होता है। GST परिषद का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338(1) के साथ 388(b) को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। तो इसमें 102वां में OBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। चलिए देखते हैं 103वां संशोधन अधिनियम 2019। भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके तहत अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए इसके तहत देखते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाया गया। जो SC ST है उसको प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाया जाता है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया। 25 जनवरी 2020 तक था ये, 25 जनवरी 2020 तक, अब इसको 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। लास्ट है हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ये 127वां विधेयक है और अधिनियम बोलेंगे तो 105वां बोलेंगे, जो अभी लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में अभी नहीं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में पास है, राज्यसभा में अभी नहीं गया है, लेकिन इसको 105वां संशोधन माना गया है। देख लेते हैं इसमें क्या होगा। यह राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने का अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है। राज्यों की OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने संबंधी संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। तो ये मेन है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। राज्यों को OBC लिस्ट अपने तरह से किसी भी जाति को उसमें सम्मिलित करने की अधिकार देने का प्रावधान किया जाएगा इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत।
तो ये अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, अभी लोकसभा में ही पास हुआ है। लास्ट में हमारा 2 क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से कोई 2 सीट पर अगर 2 चुनाव जीत जाते हैं, उसको कितने दिन में एक जगह से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और वही चीज़ अगर कोई राज्यसभा से जीतता है तो उसको कितने दिन में एक जगह से अपना सीट खाली करना पड़ता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को फिर से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 जगह से चुनाव जीत जाता है तो उसको कितने दिन के बाद एक जगह से उस चुनाव इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा से जीतता है तो कितने दिनों में उसको निर्णय लेना पड़ता है कि उसको एक जगह चुनाव से इस्तीफ़ा दे। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए हमारा शुरू से अंतिम तक, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।